कि आप लोग कोई कमजोर नहीं है, आप आगे निकल सकते हैं और परिवार को अगर साथ लेकर के चलते हैं तो ये भारत को दर्शाने वाली चीज होगी। नहीं, अब इसमें ये तो इतना फोन करके तो ये मेरे लिए अच्छा था ना, जितना बात करेंगे उतना ज्यादा बात पता चलेगा। ऐसा नहीं है, बेड़िया भी नहीं है, चाबी नहीं है, बस एक दूसरे के लिए बस वो क्या कहते हैं, सम्मान है, रिस्पेक्ट है, एक दूसरे को समझते हैं बस। नमस्कार, मैं एसके भारद्वाज, एसके न्यूज वर्ल्ड में आपका स्वागत है। मैं हूं इस समय द्वारका सेक्टर 7 में और मेरे साथ है श्री सुरेश यादव जी। सुरेश यादव जी ट्रांसपोर्ट का बिजनेस करते हैं आसाम में और बेसिकली ये बिहार के रहने वाले हैं। आज उनकी धर्मपत्नी इनके साथ है, आइए इनसे थोड़ी बातचीत करते हैं। सर नमस्कार जी। सबसे पहले मैं नमस्कार करता हूं एसके न्यूज वर्ल्ड को। इससे पहले भी हमारा आपका मुलाकात हो चुकी है, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। जी धन्यवाद आपको भी। और दर्शकों को आप क्या बताना चाहेंगे यादव जी? बिहार से आपकी यात्रा हमने पहले दिखाई थी, आपका संघर्ष हमने दिखाया था। आसाम में अभी किस टाइप का आपका बिजनेस है और कैसा चल रहा है आपका बिजनेस? नहीं, आसाम में हमारा बिजनेस तो ट्रांसपोर्टर मैं हूँ और ट्रांसपोर्ट का ही बिजनेस है और इसमें मैं ट्रांसपोर्टिंग कर रहा हूँ और पूरे भारतवर्ष से मैं जुड़ा हुआ हूँ और सारे जगह से हमारा काम चल रहा है। ट्रांसपोर्ट में बेसिकली कौन सी गाड़ियाँ मुहैया करवाते हैं आप? देखिए, हमारे पास में 1109 भी होते हैं, प्लेटफार्म में 6 व्हीलर, 12 व्हीलर और टेलर 40 फीट का, और हमारे पास में लोडेड टेलर, ये सब की मांग होती है। सुरेश जी, आसाम में आपका बिजनेस है, आसाम में लोगों को कितना संघर्ष करना पड़ता है? जैसे नागालैंड जो क्षेत्र है, दीमापुर साइड जो माल जाता है लोगों का, तो वहाँ पे ट्रकों को नहीं निकलने देते, कई बार गड़बड़ करते हैं, रास्ता रोकते हैं, तो उस क्षेत्र में आपका कितना योगदान है? नहीं, आसाम में दिक्कत बोलेंगे तो बाहर से लोग जाते हैं तो उनको लगता है कि दिक्कत है, लेकिन वैसे दिक्कत नहीं होती है। और लापरवाही से जो भी व्यक्ति बिना कहे, बिना पूछे हुए, बिना जानकारी के जाएंगे, जाना है मान लीजिए 6 बजे आ जाएंगे रात को 12 बजे और फिर बोलेंगे दिक्कत हो रहा है, तो इसका कोई हमें नहीं समझ में आ रहा है। तो 24 घंटे चलता है सर रात को आसाम में, क्या दिक्कत है? नहीं, वहाँ कोई दिक्कत तो है नहीं और हम लोग गाड़ियाँ चल रही है, टाइमली चलेगा और हर जगह प्रॉब्लम होती है। आसाम को क्यों बार बार बोलते हैं वहाँ दिक्कत होती है? वहाँ दिक्कत नहीं है, दिक्कत हर जगह है। अपना टाइम सही करके अगर लोग चलेंगे तो कहीं शायद दिक्कत नहीं होगी। नहीं तो क्या संकेत है, टाइम से क्या बताना चाहते हैं कि रात में वहाँ दिक्कत है? नहीं, रात में दिक्कत जैसे सुनसान इलाका होता है कई जगह और वहाँ पे अगर अकेले चलते हैं तो हर जगह कुछ माओवादी गुंडा टाइप के लोग हर जगह होते हैं, तो ऐसे भी आसाम में भी ऐसे हो जाता है। तो सब जगह कुल मिला करके बराबर ही है, क्योंकि मैं भारत में हर जगह से मैं काम किया हूँ ये, तो वहाँ इतना कोई टफ नहीं है जितना लोग बाहर के लोग आकर के अगर बोलते हैं जो वहाँ ये होता है, ये होता है, ऐसा कोई बात नहीं। तो जो नागालैंड में गाड़ियाँ जाती है, जैसे कहते हैं वहाँ पैरेलल गवर्नमेंट है, ऐसा कुछ है क्या वहाँ पे? जी, वहाँ टैक्स लगता है। किस चीज़ का टैक्स? कौन सा टैक्स? उसको हम लोग तो गुंडा टैक्स ही बोलता हूँ। तो भारत में रह के गुंडा टैक्स लगता है, कहाँ तक सही है ये बात? नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है, इस पे हम लोग काम कर रहा हूँ। आगे टैक्स नहीं लगेगा और हद तक नहीं लगता है, लेकिन कुछ लोग अफवाह उड़ा कर रखे हैं जो ये लगता है वो लगता है, वो ऐसा नहीं है। नियम के अनुसार अब सरकार के साथ क्या टाइप है ये तो हमें नहीं मालूम है, लेकिन गाड़ी वाले को टैक्स लगता है, ये मैं जानता हूँ। तो यादव जी, कौन है ये लोग जो टैक्स, गुंडा टैक्स लेते हैं, टैक्स के नाम पे गुंडागर्दी करते हैं, कौन लोग हैं? इसके लिए हम लोग मुहिम छेड़ रखा हूँ, ये कौन लोग हैं जल्द से जल्द चिन्हित हो जाएंगे और वो बेनकाब होंगे। वो सीधा रास्ता ड्राइवरों के लिए, गाड़ी ओनरों के लिए जरूर देंगे। अगर भारत के किसी भी क्षेत्र से गाड़ी आसाम में जाती है या आसाम से आगे जाती है, गुवाहाटी से आगे जाती है, तो उनको लोगों को आप क्या आश्वासन देंगे? सुरेश यादव जी उनका क्या सहयोग करेंगे?
नहीं, सुरेश यादव तो खुद ट्रांसपोर्टर है। मैं चाहूँगा कि उनका यात्रा मंगलमय हो और जहाँ से भी आए हैं वो अच्छा से माल डिलीवरी दे करके जाएं तो हमें भी खुशी होगा। और उनको आश्वस्त करूँगा कि आपको कोई घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। वहाँ प्रशासन भी काम कर रही है और हमारा पब्लिक भी साथ दे रहे हैं। कुछ तत्व हैं और मैं पहले ही बता चुका हूँ कि कुछ तत्व तो हर जगह रहता है, तो इधर उधर करता है। शरारती तत्व जी जी, शरारती तत्व हर जगह है, तो वहाँ भी कुछ है, उसके भी ऊपर नकेल कसा जा रहा है। अच्छा सुरेश जी, एक बात बताइए, आप दिल्ली में आप कारोबार कब स्थापित करेंगे अपना? आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ कि बच्चे का खेल नहीं है, लेकिन हमारा काम चल रहा है और जितना देर होगा तो हम मजबूती से यहाँ आपको देखने के लिए मिल जाएगा बहुत जल्द ही। जी। अच्छा, अखिल भारतीय ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन से आप जुड़े हैं, आप वहाँ के आसाम के हेड है, स्टेट हेड हैं अखिल भारतीय ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन। आपकी एसोसिएशन वहाँ क्या काम करती है और आप कितने सक्रिय हैं? देखिए, असम का मैं कमान संभाल रखा हूँ और इसमें हमारा साथी मेरा मैडम चरनी दीवानी भी हैं, कर्नल साहब भी हैं और बहुत सारे लोग हैं जो कि हमें सपोर्ट करते हैं और गाड़ी वाले को सपोर्ट करते हैं। क्योंकि जब भी अभी देखे होंगे काफ़ी मतलब गैदरिंग हुआ है उधर में, तो उसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेने वाले हमारे मैडम रही है, वो सारे को चिंता करती हैं, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। और ऐसे ही वो शायद आने वाले टाइम में भी किसी को भी ऐसा नहीं लगेगा कि हमारा कोई गार्जियन नहीं है। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में हम लोग बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहा हूँ और लेते रहूँगा। जी, ये तो ही ट्रांसपोर्ट की बात, बिजनेस की बात। आप ये बताइए, जब आपका संघर्ष हमने दिखाया था, बिहार से चल के आप वहाँ गए थे आसाम में, तो इस संघर्ष में परिवार ने आपका कितना साथ दिया? नहीं, इसमें तो परिवार का पूरा सहयोग, जितना मैं कहूँ तो मेरे लिए कम होगा, और परिवार का सहयोग के बिना सारी चीज़ अधूरा ही रहता है। वैसे मेरे बगल में मेरी धर्मपत्नी बैठी हैं जी, मैं इनके सामने, ये मेरा हिम्मत की प्रतीक है और जहाँ भी मैं डगमगाया हूँ, मेरा पत्नी हमेशा हिम्मत दी कि आप आगे बढ़ सकते हैं, आप कर सकते हैं। मैं सबको बोलूँगा कि आप लोग कोई कमज़ोर नहीं है, आप आगे निकल सकते हैं और परिवार को अगर साथ लेकर के चलते हैं तो ये भारत को दर्शाने वाली चीज़ होगी। और पत्नी जिनके साथ में है, बच्चों जिनके साथ में है, या अगल बगल के गार्जियन लोग अगर साथ में है तो आगे बढ़ेगा। तो आपकी शादी कब हुई थी और अभी बच्चे क्या कर रहे हैं? देखिए, मेरा शादी तो 2006 में हुआ था, 6 फरवरी। 2004 में हुआ था। 2004 में मेरा शादी हुआ, सॉरी नहीं तो दो तो नहीं कर लिया आपने, 4 में और 6 में? 2004 में 6 फरवरी को हुआ नहीं, था। आप ये बताइए 6 में हुई थी या 4 में हुई थी? नहीं, 4 में 6 फरवरी तो जो दिल से निकली 6 में, वो कौन सी शादी है ये बताइए? 6 में मेरा 6 फरवरी का शादी हुआ था। हाँ, इसीलिए दिल से निकला था 6 में। तो कोई शादी छुपा तो नहीं रखी है? तो ये 4 का और 6 का क्या मैटर है? 4 का और 6 का ये मैटर है कि वो 2004 था और वो 6 था, इसलिए उनको उल्टा हो गया, कंफ्यूज हो गया। वैसे यादव जी सारे देश भर में घूमते रहते हैं, तो आपको निगाह रखने की आवश्यकता है। हाँ, हम ऐसा रखते हैं। अच्छा नहीं, ये बहुत अच्छा जी। वो बाहर भी जाते हैं तो पहले 2-3 दिन पहले हमसे पूछ ही लेते हैं कि वहाँ जाना ठीक होगा, जाएं, तो फिर हम दोनों विचार कर लेते हैं, उसके बाद फिर चले जाते हैं। तो बहुत अच्छे, बच्चे तो केयरिंग हस्बैंड है क्या? बहुत लविंग है, केयरिंग है, बहुत अच्छे। जी। तो आप भी कह रहे थे कि जब 25वीं सालगिरह आएगी तो हम सेलिब्रेट करेंगे, दोबारा शादी करेंगे। हाँ हाँ, ये बोल के रखे हैं, दोबारा करना ही है। करना है। जी। तो आप जो यादव जी स्पोर्टिव हस्बैंड है क्या आप? आपको कैसा लग रहा है? हमें तो अच्छा लग रहा है, जोड़ी मस्त लग रही है। मैं तो ये कामना करता हूँ, हाँ। मैं पहले भी ये बोला था आप लोगों के समक्ष में कि ऐसे गृहिणी सभी के घर में होना चाहिए, जो कि पति के ऊपर और पत्नी के ऊपर, पति के ऊपर। क्या नाम है श्रीमती जी का? बबीता यादव जी नाम है। तो बबीता हर जगह तो नहीं पाए जाते ना?
नहीं, वो दिल में रहना चाहिए ना, हर जगह की क्या जरूरत तो है। आप कह रहे हो ना हर घर में ऐसा होना चाहिए। नहीं, ऐसा बेटियां होनी चाहिए और बेटी ही तो बहू बनती है ना। नहीं तो आप लोगों को सलाह दीजिए, हमारे दर्शकों को बताइए ऐसी पत्नी कहाँ पाई जाती है? नहीं, ऐसी पत्नी तो घर में ही मिलता है। प्रत्येक भारत में ऐसी कोशिश सारे लोग किए हैं कि हमारे घर में लक्ष्मी जैसे बहू है। जैसे तो आप भी पूजा पाठ में विश्वास रखते हैं, तो आपने कितनी पूजा की थी बबीता जी को पाने के लिए? मैं हम तो पूजा में विश्वास वाले नहीं करता था। जब मैं तो एक अगरबत्ती भी कभी नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ, मैं अगरबत्ती भी नहीं दिखाता था। लेकिन जिस टाइम से हमारा लक्ष्मी हमारे घर आई हैं, तो धीरे धीरे करके मेरा जो है ना पूजा के ऊपर रुचि हो गया और गलत धर्म के प्रति रुझान बढ़ गया आपका? हाँ, धर्म के प्रति मेरा रुझान बढ़ गया। मैं पहले पूजा पाठ में मैं तो विश्वास नहीं रखता था, कोई ये नहीं रखता था, लेकिन जिस दिन से आई है मैं पूजा पाठ में लगे रहता हूँ। अच्छा यादव जी, एक बात बताइए, आप यादव हैं, कृष्ण जी भी यादव हैं, आप कृष्ण जी के वंशज हैं, तो कितने नटखट हैं आप? नहीं, मैं नटखट भगवान का बनावटी तो मैं कर नहीं सकता, लेकिन मैं उनका बच्चा नहीं, उनके पद चिन्हों में तो चलते होंगे ना? पद चिन्हों पे ये तो मैं चलूंगा। तो कितनी बदमाशियां करते थे? मैडम से पूछो या आपसे पूछो? नहीं, बदमाशियाँ क्या करेंगे, हम लोग बदमाशी कभी किया नहीं, क्योंकि मेरा नारायण बदमाशी नहीं किए थे। वो तो रास्ता दिखा रहे थे, जैसे आप लोग बोलते हैं गोपियों को रास करते थे, चंचलता, तो वो सबकी बस की बात नहीं है। हम लोग उनके पद चिन्हों पे चलने का कोशिश कर रहा हूँ। मेरा जो दादा श्री थे श्री कृष्ण, अगर उनके धूला के धूल, हम तो उनकी धूल भी नहीं है, शरणों की धूल भी नहीं हूँ, तो मैं ये कुछ उनके बारे में कुछ कह नहीं सकता हूँ। और वो मेरा पूजनीय हैं, थे और रहेंगे, और आने वाले पीढ़ी में भी रहेंगे, वही मैं यही कहूँगा जी। जब यादव जी भटकते हैं, इस तरह की कोई ऐसी कोई घटना करते हैं, तो आप कैसे संभालते हैं इनको? भटकते नहीं? तो कृष्ण का प्रतीकात्मक रूप दिखाई नहीं देता? सब रूप दिखाई देता है, ये भटकने वाला रूप नहीं दिखाई देता है। नहीं देता है, क्योंकि ये जो घर का पिलर है ना, ये बहुत मजबूत करके रखते हैं, इसलिए बहुत अच्छे हैं। और शादी से पहले सब कुछ चुलबुल होता है, स्वतंत्र होता है, लेकिन शादी के बाद आदमी क्या होता है ना कि गंभीर हो जाता है, या बंधन में आ जाता है। हाँ, बंधन में आते ही वो गंभीर हो जाता है, उसके ऊपर एक और जिम्मेवारी आ जाती है, तो इसलिए या आपने बेड़ियां डाल दी है, वो चाबी आपके पास है? ऐसा नहीं है, बेड़िया भी नहीं है, चाबी नहीं है, बस एक दूसरे के लिए बस वो क्या कहते हैं, सम्मान है, एक रिस्पेक्ट है, एक दूसरे को समझते हैं बस। तो आप जब आप ससुराल आई थी तो आपकी एजुकेशन कम थी, हाँ, तो फिर उसके बाद यादव जी ने आपको पढ़ाया? हाँ, जब हम शादी करके आए थे तो हम 10th क्लास तक ही पढ़े थे, चुकी थे। फिर मेरा छोटा वाला बेटा 2-3 साल का हो गया, फिर ये बोले नहीं, जब उनको पढ़ना ही पड़ेगा, हम नहीं जाते हैं, 10th क्लास तक हो फिर पढ़ना। कहाँ तक पढ़े थे? ग्रेजुएशन कंप्लीट करेंगे। तो इसका मतलब नारी सम्मान में विश्वास है यादव जी का? हाँ, ये बहुत हमारा ही नहीं, सबका बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा। जितनी भी लड़की है, जो भी हो, बेटी हो, बहन हो, भाभी हो, सबका बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। और बिजनेस में आपका क्या रोल है? बिजनेस में हमारा रोल है कि बस ये जो चीज़ करते हैं तो ये पूछते हैं ये अच्छा हो कि क्या हो, तो फिर हम कहते हैं नहीं ये शायद अच्छा है, आप करिए, और रिस्क नहीं लेंगे तो आगे नहीं बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। मोर रिस्क मोर बेनिफिट। हाँ, फिर ये रिस्क भी बहुत लेते हैं और ये सक्सेस भी हो जाते हैं। तो इट मीन्स ये हुआ कि नारी सम्मान में इनका विश्वास है, बिजनेस में इनका ध्यान है, और आप दोनों जगह इनका ध्यान रखती है, तो आप इनकी पीए भी है और सीए भी है शायद, है ना? पीए और सीए का रोल अदा करते हैं। मैं एक बात बताना चाहूँगा कि कोई अगर दिमाग में ये लेकर के कि अभी कुछ बोला और थोड़ी देर के बाद में कुछ बोलेगा तो हाँ, ये मैं भी बोलना चाह रहा था, ऑन कैमरा आप जो बोल रहे हैं वही ऑफ कैमरा भी है। जी, मैं जो अभी बोलता हूँ वो आप हमको 10 दिन के बाद नहीं 10 साल के बाद भी पूछेंगे तो मैं वही बताऊंगा कि मैंने ये बोला था और यही सही है। तब तो आप वीडियो देख लेंगे भाई मैंने क्या बोला था। हाँ, मैं देख ही रहा हूँ
और जो नहीं, जो मैं वीडियो डालूंगा ये जी जी तो मेरा फोन जाते हैं पहले 2 मिनट वीडियो चेक करेंगे। अभी मैंने क्या बोला था 10 साल पहले? नहीं, वो तो मैं जो अभी बोल रहा हूँ मैं बाद में भी वही मैं बोलूंगा। यानी साँच को आँच नहीं, ना कांच को कोई एक बार झूठ बोल देते हो 100 बार झूठ बोलने का। 100 बार झूठ बोलने के साथ नौबत नहीं आने देंगे। थोड़ा देर के लिए तकलीफ आपको हो जाएगा, यादव जी अभी मेरे को कुछ बोल दिए है, लेकिन बाद में आपको ये होगा कि वो सही बोले। हमारा जो है ना बिहार के लोग बड़ा कर्मठ होते हैं। कर्मठ, एक बिहारी 100 पे भारी, इसको कैसे देखते हैं आप? नहीं 100 पे भारी नहीं, वो हजारों पे भारी पड़ेंगे। हजारों पे है? हजारों पे भारी पड़ेंगे। और वो ईमानदारी में बहुत विश्वास करते हैं और बहुत मतलब आप देखेंगे जूता सिलाई करने से लेकर के फॉल्टर पेन जो बोलते हैं ना वो चलाते हैं हमारे बिहार के लोग। और हमारा तो दुर्भाग्य है जो कि हम बिहार से हट करके थोड़ा सा बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बिहार के लोग जितना भी हैं बहुत ही IAS की फैक्ट्री होती थी बिहार। हाँ, सबसे ज्यादा IAS ऑफिसर बिहार से निकलते थे। और ऐसा ही मैं चाहूँगा कि जहाँ भी जो लोग रहें वो IAS को फैक्ट्री को मरम्मत करते रहें तो वहाँ से बच्चे लोग जो भी निकले IAS PCS बन करके निकले। और दर्शकों को मैं बता दूं कि बिहार एक ऐसा स्टेट है जो उगते सूरज को भी पूजता है और छिपते सूरज को भी पूजता है, यानी उगते टाइम भी और छिपते टाइम भी। छठ पर्व एक ऐसा पर्व है जो बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, उसमें उगते सूरज को भी पूजा जाता है और छिपते सूरज को। क्यों मैडम, सही है ना? अच्छा, तो थोड़ा छठ पर्व का महत्व और थोड़ा बताइए। तो 4 दिन का पूजा होता है। पहले दिन नहाय खाए होता है, फिर उसके बाद खरना होता है और फिर सुबह शाम का पूजा होता है, फिर सुबह का पूजा होता है। तो जब जल में उतरते हैं तो कब उतरते हैं और कितना पानी में जाना पड़ता है? आप थोड़े पानी में भी जा सकते हैं, ज़्यादा पानी में भी जा सकते हैं। अभी कोविड था तो सब अपने छत में घर में भी किया था, कोई बाल्टी में कोई टब में। पानी में इसमें मेन चीज़ है कि आपको पानी में ही खड़ा होना पड़ेगा। और जो हमारा बिहारी रीति रिवाज है बस उसको पूरा वो ट्रेडिशनल हमारा फेस्टिवल है। ये तो धूमधाम से मनाते हैं बिहार हाँ, में। बहुत बिहारी का सबसे बड़ा पूजा है। और बिहार के सदस्य कहीं भी हो सबसे बड़ा पूजा मानता है इसको। वो देश में हो विदेश में हो, ये पूजा तो उनको करना ही है। तो ये जो छठ पर्व का जो महत्व है बबीता जी, इसमें सुरेश जी कितना योगदान देते हैं? 100 में 100 में 100 योगदान देते हैं। 100 में 100 ही देते हैं, हमसे वो आगे ही रहते हैं। अभी ये करना है, वो करना है, ऐसे करो वैसे करो, हर चीज में हम कुछ भूल भी जाते हैं तो वो हमको बार बार याद दिलाते हैं। क्या बात है, सुरेश जी ने आज रिश्वत दी है क्या आपको? कोई साड़ी सूट दिलाया है कि कैमरा में उसके बाद बाजी आएंगे ऐसे बोलना है? नहीं, साड़ी सूट का बात है ही नहीं। ये जो कपड़े पहनते हैं वो भी हम ही खरीद के देते हैं। ये कि घूमने जाते हैं तो वो हमारे लिए लेके आते हैं, नहीं तो सच पूछिए तो ये अपने कपड़े भी कभी नहीं खरीदते। जब से हमारा शादी हुआ हम ही खरीदते। शादी हुआ तो चलो शादी की बात आई, ये तो मैं पूछ लेता हूँ, लव मैरिज हुआ या अरेंज मैरिज हुआ? बॉन्डिंग अच्छी है आपकी, तो कैसे हुआ आपका शादी? ये हमारा अरेंज मैरिज हुआ है और ये जो बॉन्डिंग है ना ये शायद भगवान ही ऊपर से बना के दिए। कैसे? सबसे पहले तो एक अच्छी शादी के लिए आपको ट्रस्ट बहुत ज़्यादा जरूरी है, एक का नहीं दोनों का होना चाहिए। तो जब एक दूसरे पे ट्रस्ट हो गया ना तो वो आपका बॉन्डिंग नहीं होता। और कभी भी एक दूसरे से कोई बात को हम लोग छिपाते नहीं, चाहे वो कैसा भी बात हो। तो आप कह रहे हो अरेंज मैरिज है, तो मेरे को लगता है सर जैसे आपने लव मैरिज की है। नहीं, आप अरेंज में ही लव समझ लो, क्योंकि 7 मंथ हम लोग फोन पे बात किए हैं तो वो लव ही हो गया। तो उस टाइम फोन का था उस टाइम? हाँ, वो PNG था। वो तो यहाँ तक कह रहे थे कि हम तुम्हारे लिए फोन भिजवा देते। अच्छा, तो बातें कहाँ होती थी? घर में ही होता था। कीपैड वाला फोन? हाँ, कीपैड वाला नहीं, कीपैड वाला नहीं, PNG का। अच्छा, वो लैंडलाइन? हाँ, लैंडलाइन। उस पर ही बात होता था, अनलिमिटेड। अच्छा, अनलिमिटेड करवा दिए थे आपने रिचार्ज? ना, वो हमारा रिचार्ज नहीं था, वो तो हमारा 700 के घर में वो PNG फोन जो है ना वो पहले ये वाला फोन रहता था उठाने वाला। तो शादी से पहले मुलाकात कर दिए थे आप? ना, हमारा बिहार में आज भी नीति रीति है। कान का हाथ लगाओ तो बताओ। ना, कान नहीं, मैं मुंह से ये कह रहे थे कि हम आते हैं मिलने, फिर हम मना कर दिए, हम बोले कि नहीं आना। ये कोशिश कर रहे थे बाउंड्रीज? हाँ, ये बोले आके एक बार मिल लेते हैं, फिर बोले बाउंड्री क्रॉस करने का कोशिश कर रहे थे। तो फिर हम बोले कि नहीं, अब मिलेंगे शादी में मिलेंगे। फोन पे तो बात हुई है। और ये इतना फोन करते थे ना, जिस टाइम उनको मना करते थे कि आप इस टाइम हमारे भैया घर में रहते हैं, आप इस टाइम फोन मत करो, तो ये बोलते मैं उस टाइम फोन करूँगा, देखता हूँ तुम्हारे भैया क्या
करता है। अच्छा, तो आपने झटका नहीं दिया इनको कि भाई एक दो दिन आपने कभी बोला नहीं ऐसा मैं नहीं करने वाली, आप तंग बहुत करते, शादी नहीं करूंगी आपसे? नहीं ये इतने अच्छे हैं कैसे, जब पहले दिन ही बात की तो ये बोल दिए। नहीं, सबक सिखाने के लिए ज्यादा फोन करते थे तो? नहीं अब इसमें ये तो इतना फोन करते थे, ये मेरे लिए अच्छा था ना, जितना बात करेंगे उतना ज्यादा बात पता चलेगा। तो ये जब हमारा शादी होने वाला था उससे पहले जब फोन पे बात कर रहे थे तो ये बोले थे देखो हम पास्ट में एक लड़की से प्यार करते थे। अच्छा। बहुत प्यार करते थे, लेकिन वो हमारे कास्ट की नहीं थी और ये इनके जो पार्टनर थे उनकी ही भाभी की लड़की बहन थी। ये बहुत प्यार करते, बहुत प्यार करते थे। फिर ये बोले कि हमारा कास्ट अलग है, उसका कास्ट अलग है और फिर हमारे गांव में एक्सेप्ट नहीं करेगा, इसलिए हम छोड़। अगर तुम्हारा भी कुछ है तो तुम बोल दो, स्वतंत्र हो। अगर तुम्हारा भी कहीं कुछ है तो बोल दो, फिर हम मना कर देंगे। तो फिर आपने बताया वो 1.5 साल वाला प्यार? कौन सा 1.5 साल वाला? आपका जो 1.5 साल वाला प्यार था बताया? नहीं भैया, ऐसा है कि हम अभी जंग का एग्जाम ही दिए थे तो हम तो खुद ही छोटी थी, हम क्या प्यार व्यार करेंगे। अब नहीं, हमारा ऐसा कुछ नहीं। तो आप भी बोलना चाहिए था ना कि मेरा भी चल रहा है 1.5-2 साल से। जो है नहीं वो कैसे होगा। अच्छा, तो प्यार क्या कास्ट जाति धर्म देख के होता है क्या? कास्ट जाति धर्म देख करके नहीं होता है, लेकिन कर तो लेता है, लेकिन बाद में फिर आपको कौन एक्सेप्ट करेगा नहीं करेगा ये तो बड़ी बात है ना। क्योंकि अब एक गांव में रहते हैं तो उसके सिस्टम से चलना पड़ेगा, उसके विरुद्ध आप नहीं जा सकते। तो क्या यादव जी, जब आपने प्यार कर लिया, जब आप प्यार की पिंगे बढ़ा रहे थे तब तो आपने जाति धर्म नहीं देखा, और जब शादी की बात है तो आप जाति ले आए बीच में। नहीं हमारे गांव में एक्सेप्ट हमें नहीं करता, क्योंकि मैं बाहर से अगर शादी करके चला जाता तो जो वैल्यू आज में हमारा है तो वो वैल्यू मेरा कदापि नहीं रह पाता। तो मैंने बहुत सारी चीज़ को उसी तरह सोचा जो ये शायद गलत होगा। और प्यार हमारा कोई उनके साथ में कोई ऐसा नहीं था, सिर्फ मैं चाहता था, वो चाहती थी। और कौन चाहता है? अड़ोस पड़ोस चाहता था, वो अड़ोस पड़ोस चाहता है कि बस बातों में प्यार मतलब ये बातों तक प्यार सीमित था, बातों तक प्यार सीमित था। इसीलिए हम भी बोला भाई बातों को ये अलग ही टोपला डाल दो ताकि जो है ना ये अपना गांव में उगना ना पड़े। प्यार अंधा होता है क्या? हाँ जी, प्यार अंधा होता है। प्यार में बहुत चीज जो है ना ऊंचा नीचा दिखाई भी नहीं देता है। बिल्कुल आपने सही बोले हैं कि प्यार को जाति देकर नहीं किया जाता, लेकिन इसको विरोध सहने के लिए क्षमता भी आपके पास में होना चाहिए कि इस प्यार के काबिल आप हैं या ना। तो आजकल आपको थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा है, लग रहा है जैसे अंधे हो रहे हैं आप प्यार में। ना अब वो प्यार का बुखार, वो नौजवान जो 18 साल 20 साल के लड़के हैं उनको मैं मना करूंगा तो बोलेंगे जो भाई आपने तो प्यार पहले कर लिया, हमको मना क्यों कर रहे हैं। मैं मना भी नहीं करूंगा, लेकिन ये बोलूंगा कि बाबू ये प्यार जो है ना एक नशा है, खतरनाक चीज है, बहुत ही इसके चक्कर में मत पड़ना। और अपना लक्ष्य देखो, अपना जिस भी काम में हो, अगर आप खेती कर रहे हो खेती करो, ट्रांसपोर्टिंग करो ट्रांसपोर्टिंग, अगर जॉब की तैयारी करो। अच्छा यादव जी, जब हार्मोन चेंज होते हैं, बच्चे जब बड़े होते हैं तो प्यार में 17, 18, 19, 20, 21 साल की एज में प्यार में पड़ते हैं, तो क्या ऐसा नहीं है कि जब वो प्यार में, जैसे आपने कहा काम करो, ट्रांसपोर्ट है तो ट्रांसपोर्ट करो, कोई भी काम करो, तो क्या जिंदगी बेरंग सी नहीं हो जाएगी, बेढंगी जिंदगी नहीं हो जाएगी अगर बच्चे यंग लड़के लड़कियां आपस में कपल्स बातचीत नहीं करेंगे, प्यार नहीं करेंगे? बात करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन बातों में ऐसा नहीं भूल जाना चाहिए कि आपका परिवार खुद चाहे, उनका परिवार खुद चाहे। बीच में आप तो देखते होंगे कि बहुत जगह तो लड़का और लड़की को दोनों को खत्म कर दिया जाता है। ऐसा प्यार काहे के लिए हम करें, जो कि माता पिता हमें बड़ा प्यार से अरमान से पालते हैं पोसते हैं, फिर हम दूसरे के चक्कर में पड़कर अपना जिंदगी को बर्बाद कर लेते हैं। तो ये मेरे हिसाब से ठीक नहीं। आपका क्या मानना है प्यार के विषय में? प्यार करने के लिए बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड ही होना जरूरी नहीं है। प्यार आप मम्मी से भी कर सकते हैं, पापा से भी कर सकते हैं, भाई बहन से भी कर सकते हैं। नहीं, मेरा सवाल गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के यंग लड़के लड़कियों के लिए, वैसे तो हम करते ही माता पिता से, लेकिन यंग लड़के लड़कियों से प्यार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? देखिए ये जैसा है ना कि आप इसमें अपना कैरियर भी बना सकते हैं और प्यार की तरफ भी जा सकते हैं, तो मेरे ख्याल से तो कैरियर ही बनाना चाहिए। और कैरियर के साथ साथ कोई प्यार करता है? कैरियर के साथ साथ कोई प्यार करता है तो अच्छी बात है, लेकिन सबसे पहले तो कैरियर ही देखना चाहिए, क्योंकि प्यार को भी बरकरार
रखने के लिए आपको कुछ करना पड़ेगा। क्योंकि मेरा जो सवाल है, अभी गंभीर सवाल है, कल को फ्यूचर में आपका बच्चा एक पायलट बनने की वो कर रहा है ट्रेनिंग, गुड़िया आपकी बड़ी छोटी डॉक्टर बन रही है, तो फ्यूचर में अगर वो देखती है ऐसा अपना जीवन साथी किसी को, तो आपकी क्या राय रहेगी उसकी? हमारी तो दोनों बेटी बोलती है जीवन साथी तो उसको पापा जैसा ही चाहिए। यानी पिता में ही पति का अक्स देख रहे हो? मतलब जो पापा का बिहेवियर है मम्मी के लिए, तो वो कहती है, दोनों ही कहती है कि उसको सारा क्वालिटी पापा वाला ही चाहिए। ये तो ठीक है, नहीं तो देखा जाएगा। तो ऐसा अगर वो ढूंढ में कोई सुरेश यादव ऐसा मिल जाए इंडिया में उनकी छवि जैसा, हाँ। तो क्या जीवन साथी वो चूज कर सकती है? स्वतंत्र है वो? हाँ, वो स्वतंत्र है, उसको जैसा अच्छा लगे। तो अब मतलब आप लव मैरिज के खिलाफ नहीं है? लव मैरिज के खिलाफ भी नहीं है, लेकिन अदर कास्ट के भी हम सपोर्ट नहीं करते। मतलब अदर कास्ट सपोर्ट में नहीं है? नहीं, बिल्कुल। तो ये तो दिए को मतलब ऐसा हो गया ना कि सूरज को दिया दिखाना हो गया। तो ऐसा है कि हमारे गांव का ये परंपरा है, अभी तक हमारे गांव में ये परंपरा बरकरार रखा गया कि कोई भी दूसरे कास्ट में हमारे गांव में नहीं गया, ना हमारे मायके तरफ से गया है, ना हमारे ससुराल तरफ से गया। तो हमारा कोशिश यही है कि देखो तुमको जैसा अच्छा लगे, लेकिन कुछ संभल। यादव जी, रिकॉर्ड टूटेगा? नहीं, रिकॉर्ड इसमें तोड़ना बनाना नहीं है, क्योंकि जो आफत आगे आने वाला है हम पीछे क्यों ना संभालें? क्या लड़के लड़की को अपने जाति में लड़का कम मिलता है क्या? जो जिस जाति का है उसमें कम मिलता है क्या? सुंदर कम मिलता है क्या? अभी तो हाल में आप देखे होंगे कि जाति में एक कर लिया, एक हिंदुस्तान में एक पाकिस्तान में, उनका हालत क्या हो रहा है? उनका हालत अब पाकिस्तान से छोड़ करके इंडिया पहुंच गई। 4 बच्चों की माँ? 4 बच्चों की माँ नहीं, आपको मैं सानिया मिर्जा के बारे में, जिसमें अच्छा, हमारा सानिया भाई ये क्या नाम है, गायक है हमारा ये खेसारी लाल जी, जो गाना गाए थे सानिया मिर्जा के ऊपर, उनको बेचारा को कितना कोड़ा, कितना झेलना पड़ा, जेल भी जाना पड़ा। तो ऐसा प्यार नहीं होना चाहिए कि अंधा बन जाए। अरे आपके जाति में कोई कम नहीं है, जो जिस जाति के हैं कोशिश करो कि अपने जाति में, अगर माँ पिताजी बोल रहे हैं अपना कास्ट में करो, या नहीं तो बहुत बढ़िया पहल कर रहा है कि सारे लोग हिंदू बन रहे, तो हिंदू बन रहे सब कोई तो आ ही जाएगा। तो थोड़ा सब्र करो, सब लोग हिंदू ही बन रहे हैं, तब अपना जैसे करना होगा करना। हिंदू बन रहे हैं तो सब लोग फिर जातियाँ क्यों देखते हैं? सब जाति हिंदू बन रहे हैं। बनाइए ना, आप लोग बैठे हैं बनाने के लिए, बनाएंगे तो उसमें पहल करके ये लोग धीरे धीरे करके जाएंगे। क्योंकि अभी तो गार्जियन की तरफ से मना है, क्योंकि प्राय गांव में चले जाइए तो दूसरे कास्ट में अगर चला गया तो या तो लड़का का खतरा है या तो लड़की का खतरा है। कभी अच्छी पढ़ाई लिखाई कर ली विदेश से या बाहर से कोई लड़का साथ लेके आया, सीधा आशीर्वाद मांगे, पापा आशीर्वाद दो, ये आपका? नहीं, आशीर्वाद तो माँ पिताजी मजबूरी में दे ही देंगे और दे देते हैं, लेकिन आशीर्वाद के पीछे अभिशाप इतना बड़ा होता है कि जीवन में आप खड़ा होकर के बात नहीं कर सकते हैं। तो मैं बच्चे से यही कहूँगा कि जिसमें माँ पिताजी खुश रहें वो काम करो, क्योंकि बड़ा आशा और अरमान के साथ में आपको पाले हैं, पोसे हैं, उनका मनोबल मत करो। यानी निष्कर्ष ये है कि हमें लव मैरिज नहीं करनी चाहिए, अरेंज मैरिज में विश्वास आता है। अरेंज मैरिज, लव मैरिज करना चाहिए अगर माँ पिताजी का दोनों तरफ का घर अगर बराबर चल रहा है, अगर दिखा दिए हैं माँ पिताजी दोनों तरफ का खुश है तो कीजिए, हम मना करने वाले कौन होते हैं? तो ऐसा तो होता नहीं ना लव मैरिज में अक्सर कि माँ बाप दोनों खुश हो जाए, दोनों पक्ष खुश हो जाए। तो उसका तो आप देखें जीता जाता कई बिहार में, यूपी में, मध्य प्रदेश में खामियां भुगतना किसको पड़ रहा है? वही बच्चियों को पड़ रहा है ना। तो ऐसा काम हम क्यों करें? पढ़ाई लिखाई किस लिए कर रहे हैं? पढ़ाई लिखाई लव के लिए कर रहे हैं तो आप कीजिए। अगर आपको पढ़ाई लिखाई करके समाज को सुधारना है, दिशा दिखाना है, तो आप माँ पिताजी को बात को जरूर मानिए। जी, ये अच्छा संदेश है दर्शकों के लिए भी कि बच्चों को अपना जो शादी करते हैं बच्चे, तो माता पिता के अनुसार ही करनी चाहिए, माता पिता की मर्जी से करनी चाहिए। जी, आप बताइए सुरेश जी में कोई 2 मिस्टेक बताइए, कमी बताइए। कोई मिस्टेक नहीं, कोई कमी नहीं। ऐसे कैसे हो गए? इन्होंने 2 बताए तो वो नहीं, देखिए ये भी अभी जो अभी बोले हैं ना, ये शायद इस चीज़ को समझे नहीं या सोचे नहीं। ये कभी भी बाहर जाते हैं, बाहर नहीं गुवाहाटी में भी रहते हैं, तो ये कभी भी ना किसी के साथ बैठे हैं मीटिंग करने के लिए,
काम का जो बात होता है तो ये पहले हमको इन्फॉर्म कर देते हैं कि बॉबी हम यहाँ पे बैठे हैं, ये काम हो रहा है, तो फिर हमको कोई टेंशन नहीं है। तो फिर ये कभी कभी क्या करते हैं, अब अचानक से कोई आ गया तो 4-5 आदमी बैठ के बात कर रहे हैं तो ये हमको मैसेज करना या बोलना भूल जाते हैं। और फिर अगर मोबाइल ये फ़ोन नहीं उठाते ना तो हमको बहुत भारी टेंशन होता है। फिर हम सोचते हैं ये कहाँ फंस गए, किधर फंस गए, क्या हो गया, तो दिमाग में बहुत ज़्यादा मतलब बात चलने लगती है। चलो तो फिर इन पे हम गुस्सा होते हैं कि आप क्यों नहीं पहले हमको बताया, फिर ये बोलते सॉरी गलती हो गई, नेक्स्ट टाइम होते। चलिए, हम इंटरव्यू के लास्ट स्टेज पे हैं और अब मैं अंतिम सवाल लूँगा। बॉबी जी, सॉरी बबीता जी, बॉबी जी तो इनका प्रिय नाम है। बबीता जी, आप एक महिला होने के नाते महिलाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश ये देना चाहेंगे कि आप जिस परिवार में गए हैं उसी के अनुसार आप ढल जाइए। जितना हो सके अपने सास ससुर का ख्याल रखिए। शादी से पहले जैसे अपने आप मम्मी पापा का ख्याल रखते हैं वैसे आप अपने सास ससुर का ख्याल रखिए। अगर उस घर को जिस दिन आप अपना समझने लगेंगे ना, उस दिन के बाद से हम कहते हैं आप अपने मायके को भूल जाएंगे। जितना आपको मायके में प्यार मिला है ना, उससे 4 गुना ज़्यादा ससुराल में प्यार मिलेगा। अगर आप उस ससुराल को अपना समझते हैं तो पति की तरफ से भी प्यार मिलेगा, सास के भी तरफ से, ससुर के भी तरफ से, हर जगह से आपको प्यार ही प्यार मिलेगा। और जब आपको ये प्यार मिलेगा ना तो 4 आदमी बोलेगा कि इसके मायके में बहुत अच्छा सिखा के इसको भेजा, बहुत अच्छा संस्कार है। जी, ये तो होगी संस्कार की बात। अब 2 लाइन सिर्फ उन लविंग कपल के लिए जो शादी के 10 या 15 वर्ष पार कर चुके, तो आप जैसे हसमुख जोड़ी रहे, उनके लिए क्या संदेश है? 2 लाइन में से। देखिए, अभी हम इसके बारे में क्या बोले, एक दूसरे पे ट्रस्ट करिए, विश्वास करिए, एक दूसरे को समझिए जैसे आप, और टाइम देना बहुत जरूरी है क्योंकि यादव जी हमको सबसे ज़्यादा टाइम, सबसे ज़्यादा टाइम तो बाहर ही रहते, कहाँ देते टाइम? नहीं, फिर आपको ये चीज़ पता नहीं है। जैसे अभी हम यहाँ से गुवाहाटी जाएंगे तो ये अभी 10 दिन हमारे साथ रहेंगे तो ये मुश्किल से 3-4 घंटे के लिए घर से बाहर रहेंगे और जितना भी टाइम रहेगा वो घर में ही रहेंगे। वो जितना हो सके वो चाहते हैं कि जितना से जितना वो हम अपने फैमिली को ही टाइम दें और वो काम अपना फोन पे ही करते हैं। और जो आप बाहर जाने की बात बोल रहे हैं ना, जब उनको बाहर जाना होता है तभी वो बाहर जाते हैं। हाँ, आखिरी सवाल है सर कि आपकी संघर्ष भरी जिंदगी रही है, आप सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, सक्सेसफुल ट्रांसपोर्टर हैं, तो एक लविंग कपल को और एक बिजनेसमैन होने के नाते जो आजकल बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए क्या संदेश है? सिर्फ 2 लाइन। अब बेटी और बेटों से आग्रह करूंगा, किसी गलत लोगों के चक्कर में मत पड़िए और आप अगर व्यापार करना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं किसी भी माध्यम से, तो आपको निर्भीक होकर के आप जुड़ सकते हैं, आ सकते हैं और जहाँ भी जो भी काम करना चाहते हैं निर्भीक होकर कीजिए। और आपको कोई नहीं देख रहा है, परमात्मा जरूर देख रहे हैं और परमात्मा के रूप में इंसान भी भारत में बहुत पड़े हुए हैं जो आपको देख रहे हैं। आप ये ना अकेले मत समझिए। दर्शकों, हमने पिछले इंटरव्यू में सुरेश जी की बिहार से असम तक की यात्रा दिखाई थी, इनका संघर्ष दिखाया था और आज ये लविंग कपल बबीता जी हमारे साथ थे और सुरेश जी जो कि पति पत्नी हैं और इनका जो संघर्ष का दौर था उसके बाद जो सफलता इन्होंने पाई और आज ये सफल बिजनेसमैन है, सफल ट्रांसपोर्टर है। और इनका जो पति पत्नी का आपस में प्यार है, लव मैरिज के बारे में इनका क्या विचार था, समाज के लिए इनका क्या संदेश था, वो आपने सुना, जाना। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।